इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 11 1857 एक पुंडावलोकन। 1857 ईस्वी की जो विद्रोह था उसके बारे में इस चैप्टर में बहुत सारी बातें लिखी गई है। जैसे कि ये जो विद्रोह था, ये इसका स्वरूप कैसा था, इसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, इस विद्रोह के कारण क्या क्या रहे, इस विद्रोह के केंद्र कौन कौन से रहे और हर एक केंद्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, विद्रोह को कैसे दबाया गया। और आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इस विद्रोह के स्वरूप की, कि कुछ विद्वान जो हैं जो इस विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ विद्वान इसे हिंदू मुस्लिम एकता को के साथ जोड़ कर देखते हैं, कुछ विद्वान इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो हर एक विद्वानों के अपने सोच के आधार पर इस विद्रोह का स्वरूप आज हम निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो इसी बात पर होगा कि इस विद्रोह का स्वरूप कैसा रहा। तो कुछ विद्वान जो इस विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, तो हम बात करेंगे उसके कारणों के पीछे कि ऐसा क्या कारण रहा कि विद्वान 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसकी शुरुआत सैनिकों के द्वारा हुई। उसके जो तात्कालिक कारण थे वो सैनिकों से जुड़े हुए थे, क्योंकि तात्कालिक कारण में ये था कि सैनिकों को जो नई राइफल यूज़ करने के लिए दी गई थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई होने के कारण सैनिकों ने सर्वप्रथम इस राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इसीलिए अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने इन सैनिकों को जिन्होंने मना किया था उन्हें उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया था, उन्होंने अपमानित किया था, जिससे कि अन्य जो सैनिक थे उन्हें क्रोध आया और उन्होंने स्वाभिमान की रक्षा के लिए विद्रोह किया था। तो हम देख रहे हैं कि हर एक केंद्र में जब भी हम बात करें, जैसे कानपुर की बात करें या फिर झांसी की बात करें, सागर की बात करें, अवध की बात करें, तो हम देख रहे हैं, या मेरठ की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो हर एक जगह में जो सैनिकों की जो पलटन थी, जैसे 34वीं पलटन है, 54वीं पलटन है, तो ये सारे जो सैनिकों के पलटन हैं संपूर्ण भारत के कुछ ही सैनिकों को छोड़कर बाकी सभी सैनिकों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। कुछ सैनिकों को छोड़कर, जैसे जिनमें गोरखा वगैरह थे, उन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया था, विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अंग्रेज सैनिकों का साथ दिया था। तो कुछ सैनिक जो थे इसके अपवाद थे, लेकिन अगर देखा जाए तो संपूर्ण देश भर के सैनिकों ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया था, इस विद्रोह में भाग लिया था। इस आधार पर इस विद्रोह को जो है सैनिक विद्रोह कुछ विद्वान मानते हैं, लेकिन हम उनकी बात से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो इनकी बात को काटते हैं और वो अपने पीछे इस काटने के पीछे तर्क ये देते हैं कि सिर्फ सैनिकों ने ही इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बहुत सारे लोग ऐसे भी वर्ग के थे जिन्होंने इस विद्रोह में सपोर्ट किया था, सहयोग दिया था। जैसे कि अगर हम अवध की बात करें, तो अवध में जब सैनिकों ने विद्रोह किया था तो उसमें हमने देखा कि अवध में जो कुशासन का आरोप लगाया गया था, या राज्य हड़प की या सहायक संधि की नीति उस पर थोपी गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी नीतियाँ थी उन नीतियों के खिलाफ ना तो वहाँ के तालुकेदार खुश थे, ना तो वहाँ के कृषक खुश थे, और ना ही वहाँ के जो राजदरबार में जो लोग शिरकत करते थे वो खुश थे। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में असंतोष था, और ये सभी असंतुष्ट लोग जो थे उन्होंने सैनिकों का सपोर्ट किया, सैनिकों का साथ दिया। तो इस आधार पर इस आंदोलन को मात्र एक सैनिक विद्रोह कहना या सैनिक विद्रोह मानना, ये विद्वान इस बात का खंडन करते हैं और इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं मानते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस विद्रोह को मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का षड्यंत्र मानते हैं। जैसे हम बात करें इस विद्रोह की, तो हम देख रहे हैं कि इस विद्रोह में अवध में जो विद्रोह है बहुत भयावह रूप से आया है, और अवध की जो बेगम हजरत महल है, उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र जो हैं उनके बिरजिश कादिर, उनकी संरक्षिका बनकर इस विद्रोह को संभाला है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस विद्रोह के पश्चात, इस विद्रोह के स्टार्टिंग में जो है, इस विद्रोह को एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह जो बचे हुए हैं, उनको ये जाकर अपील की गई है कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व संभालें। तो इस आधार पर कुछ विद्वान ये बात मानते हैं कि इसके द्वारा, ये इस 1857 ईस्वी के विद्रोह के द्वारा मुस्लिम सत्ता को, यानी कि मुगल सत्ता को दोबारा भारत में कायम करने का एक प्रयास किया गया था, एक कोशिश की गई थी। तो इस आधार पर कुछ विद्वान इसे हिंदू मुस्लिम एकता
कि ये इस मुस्लिम सत्ता की स्थापना, पुनः स्थापना से जोड़कर इस क्रांति को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने भले ही नेतृत्व प्रदान किया था बहादुर शाह जफ़र ने इस आंदोलन को, लेकिन उनका नेतृत्व कुछ मायने नहीं रखता था, क्योंकि एक तो वे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे और उनका नेतृत्व उतना ज़्यादा सराहनीय नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने इस विद्रोह को अपना कोई नेतृत्व प्रदान किया ही नहीं। वो मात्र नाम के ही वो उन्हें नेता अपना घोषित किया गया था। तो इस आधार पर इस मत का भी खंडन किया गया। फिर इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष। कुछ विद्वान हैं जो इस आंदोलन को सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष करार देते हैं और इस रूप में इसका स्वरूप निर्धारित करते हैं। और यहाँ पर सभ्यता और बर्बरता में जो बांटा गया है, तो उसमें सभ्य माना गया है ब्रिटिश अधिकारियों को और असभ्य यानी कि बर्बर माना गया है भारतीयों को। तो ये भी हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। कुछ विद्वानों ने इनकी भी खंडन किया है कि भारत को या भारतवासियों को बर्बर कहना गलत होगा, इसलिए इस आधार पर ये जो मत है उसका भी खंडन किया गया। उसके बाद है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि धार्मिक संघर्ष, ये जो विद्रोह था इसे एक धार्मिक संघर्ष के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे क्या मत देते हैं उनका कहना है कि ये जो विद्रोह है इसमें हिंदू और मुसलमानों ने इसे धार्मिक रूप से लिया, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश अधिकारी जो थे उन्होंने जो भी नीतियां बनाई, जैसे अंग्रेजी शिक्षा को शामिल करना या फिर शिक्षा को बहुत ज़्यादा जोर देना, तो उसमें क्या हो रहा था कि धर्म को असाइड करके जो है शिक्षा को ही बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। हालांकि ये चीज़ें अच्छी थी, लेकिन कुछ हद तक इसे समझने के लिए भारतीय उस वक्त उतने तैयार नहीं थे और कुछ रूढ़िवादी जो विचारधारा के जो भारतीय थे उन्हें ये चीज़ें गलत लग रही थी। जैसे कुछ सुधारों के तहत सती प्रथा का एक बैन किया गया। इसके बाद जो विधवा पुनर्विवाह था उसे शुरू किया गया। इसके अलावा बाल विवाह को बंद किया गया। तो ये सारी जो अच्छी चीज़ें थी जिसके द्वारा समाज में सुधार कार्य किए जा रहे थे, लेकिन भारतीयों को, रूढ़िवादी भारतीयों को खासकर ये चीज़ें सही नहीं लग रही थी, उन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो इस आधार पर जो है ये लोग इस अंग्रेज अधिकारियों से या फिर ब्रिटिश सरकार से वो नाराज़ चल रहे थे। ऐसे में जब ईसाई मिशनरी भारत आए और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया, तो फिर भारतीयों के मन में ये भय लगा कि कहीं अंग्रेज सबको ईसाई ना बना दें। तो इसीलिए अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने और उनका विरोध करने की दृष्टि से इन्होंने इस चीज़ को लिया और ये विद्रोह किया, ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जा सके, अंग्रेज़ों का राज्य यहाँ से ख़त्म किया जा सके, ताकि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी रुक जाएगा। और इस आधार पर ये सब विद्रोह को धार्मिक विद्रोह माना गया। लेकिन इसका भी बहुत सारे विद्वानों ने खंडन किया है। इसे भी सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इस युद्ध में शामिल नहीं थे। कई हिंदू मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस आधार पर इस मत का भी खंडन किया जाता है। एक और मत है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो कुछ ऐसे विद्वानों के नाम हैं, जैसे कि एम पानीकर है, ईश्वरी प्रसाद आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और ताराचंद। ऐसे कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने इस मत का समर्थन किया है और इसे विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम क्रांति इसे माना जाता है। और इसी मत को सबसे ज़्यादा लोगों ने सहमति दी है और ये सही भी है, क्योंकि ये जो विद्रोह था वो जितने बड़े पैमाने पर हुआ और संपूर्ण भारत पर जिस तरह से ये फैला था और बहुत कम समय में इसने जितना अपना असर दिखाया था, उस आधार पर अगर देखा जाए तो इससे पहले यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के पहले इतना विस्तृत विद्रोह इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अगर हम दक्कन विद्रोह की बात करें तो वो भी उतना ज़्यादा विस्तृत नहीं था। चिटफुट विद्रोह होते रहे और उन्हें दबाया भी जाता रहा, लेकिन 1857 ईस्वी का विद्रोह जितना भयावह था और इसने जितना अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया, उनके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाया, उतना नुकसान और उतने परेशान अंग्रेज इससे पहले नहीं हुए थे। इसीलिए इस विद्रोह को स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अगर कहा जा रहा है तो इस आधार पर इसको ये एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसे गलत नहीं माना जा सकता। तो ये था शुरुआत विद्रोह की। कि ऐसे तो 100 सालों से, जैसे जब से बक्सर विद्रोह हुआ और उसके बाद जब अंग्रेज़ों को विजय मिली और अंग्रेज़ों को भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, उन्हें यहाँ के सारे कानूनी अधिकार, यहाँ के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए, उसके बाद से जो अत्याचार और जो शोषण शुरू हुआ था वो लगभग 100 वर्षों तक यानी कि 1857 ईस्वी तक लगातार चलता रहा। और फिर इतने वर्षों के शोषण के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये विद्रोह शुरू हुआ था और इतने बड़े पैमाने पर यह विद्रोह हुआ था। इस आधार पर इस विद्रोह को
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया और इसके खंडन में कोई बात नहीं की गई और इस मत को बहुत सारे विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था, तो आप बता सकते हैं कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसको उसके स्वरूप के बारे में हमने बात की कि उसे किस विद्वान ने किस आधार पर व्यक्त किया है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो विद्रोह था वो क्यों असफल हो गया और इस विद्रोह की असफलता के बाद भी इस विद्रोह ने अपने क्या छाप छोड़ी या फिर विद्रोह का प्रभाव क्या और कहाँ तक रहा। थैंक यू।